आज हम बात करेंगे सीबीएसई बोर्ड 2024 में जो पूछे गए थे उसके आपके टॉप 40 एमसीक्यूज़ के बारे में। हर साल आपको इससे सेम या सेम टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे, तो इसलिए आपको ये भी करके बहुत अच्छे से जाने, आपको ये याद हो जाने चाहिए। सबसे पहले है व्हेन 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज एडेड टू फ्यू पीसेस ऑफ ग्रैनुलेटेड जिंक इन अ टेस्ट ट्यूब एंड देन वार्म्ड, देन द रिएक्शन दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस्ड इक्वेशन आपको बताना है। तो NaOH आपने लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कहते हैं NaOH, प्लस आपने क्या लिया, फ्यू पीसेस ऑफ जिंक, यानी कि आपने क्या लिया, जिंक लिया। तो फिर क्या बनता है यहाँ पर NO2ZnO2 आपका बनता है, और साथ में यहाँ से हाइड्रोजन को ये निकाल देता है, तो यहाँ से ये दोस्तों H2 बन जाती है। और इस Na2ZnO2 को हम क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट। तो NaOH यहाँ पर एक एक Na है, यहाँ पर आपके दो Na हैं, क्योंकि Na2ZnO2 है, तो हमको यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, दोनों साइड Na बराबर होने चाहिए। तो आपका हो जाएगा 2NaOH प्लस Zn गिव्स Na2ZnO2 और H2O और H2। तो फिर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, Na2ZnO2 बनता है, तो फिर प्लस H2, तो आपका बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आपको दिया है कि डिकम्पोजिशन ऑफ लाइट से आपका दोस्तों कौन सा डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। आपको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो फिर आपको बताना है डिकम्पोजिशन जो कि दोस्तों आपका लाइट के प्रेजेंस में होता है। FeSO4 को अगर मैं तोड़ता हूँ दोस्तों, उसका मैं अगर डिकम्पोजिशन करता हूँ तो मेरे को हीटिंग करनी होती है, तो ये कौन सा डिकम्पोजिशन है, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो ये सनलाइट के प्रेजेंस में आपका नहीं होता है। और H2O को अगर दोस्तों मेरे को बनाना है H2 प्लस O2, तो मेरे को इसको दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है, ये आपकी लाइट के प्रेजेंस में नहीं होता, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये दोस्तों आपकी लाइट के प्रेजेंस में हो जाता है। अगर AgBr के ऊपर अगर मैं दोस्तों डाल दूँ Ag सनलाइट, सनलाइट को हम H न्यू भी लिखते हैं, तो H न्यू अगर मैं डाल दूँ तो 2Ag प्लस ये आपको दोस्तों Br2 आपकी बन जाती है। तो ये दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। सी जो है आपका क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन। CO3 से अगर मेरे को CaO और CO2 बनाना है, तो फिर मैं हीटिंग करता हूँ, तो ये आपका थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया। और अगर मेरे को चाहिए सनलाइट वाला, तो सनलाइट वाला हमने देखा ये आपका सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, तो इसको हम फोटो डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटो डिकम्पोजिशन। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है अ मेटल एंड नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। आपको बताना है कि एक मेटल होना चाहिए जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, और एक नॉन मेटल। तो ब्रोमीन आपका एक मेटल नहीं होता, ब्रोमीन आपका नॉन मेटल होता है। आयोडीन भी आपका एक मेटल नहीं होता, नॉन मेटल होता है। मेटल कौन होता है, मरकरी होता है। कौन होता है, मरकरी होता है। और ब्रोमीन आपका एक नॉन मेटल होता है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में रहता है। इसीलिए दोस्तों आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन है मेटल, कौन है लिक्विड स्टेट में रूम टेम्परेचर पे, मरकरी। नॉन मेटल कौन है लिक्विड स्टेट पे आपका रूम टेम्परेचर पे, ब्रोमीन। इसके बाद अगला है दोस्तों आपको दिया हुआ है कार्बन कंपाउंड्स। तो आपको ध्यान रखना है, कार्बन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ये दोस्तों आपके बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ये आपके बैड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो 2 वाला तो आपका सही हो गया, 2 वाला तो सही हो गया, तो ये डी वाला वैसे ही गलत हो गया ऑप्शन। इसके बाद आप देखें तो 1 और 2 भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो गुड और बैड कंडक्टर एक साथ नहीं हो सकते हैं। इसके बाद है हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। ये दोस्तों आपका सही है कि इनके बीच में आपके स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आपके लगते हैं। तो 2 और 3 आपका का करेक्ट हो जाएगा। ये बैड कंडक्टर होते हैं और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, तो ये बी और सी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको दिया हुआ है FeSO4, CuSO4, CaSO4 और Na2CO3। तो आपको बताने था कंपाउंड्स हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन इट्स क्रिस्टलाइन फॉर्म। तो फिर यहाँ पर आप देखें तो FeSO4 क्या होता है, FeSO4.7H2 होता है, तो इसके पास 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। CuSO4.5H2O आपका होता है। इसके बाद CaSO4 की अगर मैं बात करूँ तो CuSO4.2H2O आपका होता है आपका जिप्सम में। और Na2CO3 की अगर मैं क्रिस्टलाइन फॉर्म में लिखूँ तो वो 10H2 आपका होता है। तो सबसे ज़्यादा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन साथ में लगे वाटर किसके पास है, आपके पास Na2CO3 के पास है, तो इसलिए आपको दोस्तों ध्यान रखना है। तो आपका Na2CO3
सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक, तो आपको ध्यान रखना है एल्यूमिनियम और जिंक की जो ऑक्साइड्स होती हैं, जिंक की ऑक्साइड कौन सी, ZnO, और एल्यूमिनियम की ऑक्साइड आपकी होती है Al2O3। ये दोस्तों आपकी एम्फोटेरिक होती है, ये आपकी एम्फोटेरिक होती हैं, मतलब ये दोस्तों बेसिस के साथ भी रिएक्ट करती हैं और ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करती हैं। एम्फोटेरिक ये आपकी ऑक्साइड्स होती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है MnO2+4HCl MnCl2+2H2O+Cl2, इसको आप रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको ध्यान रखना है, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब ऑक्सीजन आपका जुड़ रहा है या फिर हाइड्रोजन आपका निकल रहा है। तो यहाँ पर आपको दोस्तों देखें तो HCl में क्या हो रहा है, यहाँ पर HCl में आपका ऑक्सीजन जुड़ के H2O बन रहा है। तो HCl का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसमें आपका ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो HCl का हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो HCl का हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन कैसे होता है, रिडक्शन में क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीडेशन का उल्टा हो जाता है। तो फिर इसमें ऑक्सीजन आपका दोस्तों रिमूव हो जाता है और हाइड्रोजन जुड़ जाता है, और हाइड्रोजन आपका जुड़ जाता है। तो MnO2 के पास ऑक्सीजन था, उसका ऑक्सीजन दोस्तों रिमूव हो गया, उससे वो हट गया, तो MnCl2 बन गया। तो ये क्या हो गया, MnO2 का रिडक्शन हो गया। तो MnO2 आपका रिड्यूस हो गया और HCl आपका ऑक्सीडाइज हो गया। अगर एक ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरा रिड्यूस होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाई वाट इट इनहेरिट्स फ्रॉम द मदर। ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि किससे पता चलता है, फादर का जो आपका क्रोमोसोम होता है, क्योंकि मदर के पास तो हमेशा एक्स क्रोमोसोम होता है, फादर के जो आपका स्पर्म होता है उसमें एक्स या फिर वाई हो सकता है। तो फिर ये दोनों डिसाइड करेंगे। अगर आपका एक्स वाला स्पर्म जाके कंबाइन करता है तो आपका एक्स एक्स फीमेल बनेगा, और अगर वाई वाला कंबाइन करता है तो एक्स वाई आपका बनेगा फीमेल मेल। तो फिर ये आपका फादर वाला दोस्तों वो आपका डिसाइड करता है। तो 1 तो गलत हो गया, 2 आपका सही हो गया, तो इसलिए आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ मोर मेल चाइल्ड इज मोर देन दैट ऑफ फीमेल चाइल्ड। ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि एक्स वाले भी आपके 50% होते हैं और वाई वाले भी 50% होते हैं, तो चांस आपका 50-50 होता है। द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन व्हेन मेल एंड गैमीट फ्यूज। ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। आपका जो सेक्स होता है बेबी का, वो तभी डिसाइड हो जाता है कि अगर एक्स वाला कंबाइन करता है आपके ओवम के साथ तब आपका फीमेल बनेगा, वाई वाला कंबाइन करता है तो आपका मेल बनेगा। तो ये आपका तभी आपका डिसाइड हो जाता है। तो ये 4 वाला आपका सही स्टेटमेंट है, तो 2 और 4 आपके सही हैं। इसके बाद क्रोमोजोम्स कैरी हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन। ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। क्रोमोजोम क्या होते हैं, क्रोमोजोम आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, जिनमें आपका जेनेटिक मटेरियल DNA आपका होता है। तो 1 तो आपका सही हो गया। आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस। ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। ये दोस्तों आपके न्यूक्लियस के अंदर आपके होते हैं एनिमल के सेल में। तो 1 और 2 आपके दोनों सही हो गए। तो अब आपका ये ए हो सकता है या फिर सी, ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल। ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल में, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल में क्या होते हैं, ये सिंगल होते हैं, पेयर में नहीं होते, क्योंकि सिंगल सिंगल जुड़ के ही तो पेयर बनेगा आपका, जब आपका जो चाइल्ड बनेगा। तो इसीलिए सिंगल दोस्तों आपके होते हैं, ये आपके पेयर में नहीं होते। तो 3 आपका दोस्तों गलत है कि ये पेयर में होते हैं, तो 3 तो आपका दोस्तों गलत हो गया। इसके बाद और आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। जो आपके क्रोमोसोम होते हैं डिवीजन, जो आपका सेल डिवीजन होते हैं उनमें इन्वॉल्व होते हैं। ये और 1, 2 और 4 आपके सही हो जाएंगे। इसके बाद इन अ नर्व सेल द साइट वेयर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल। तो फिर अगर हमें नर्व सेल की बात करूँ तो नर्व सेल आपका ऐसे होता है, कुछ नर्व सेल ऐसे होता है। तो दोस्तों एक कि जो जो आपके एंडिंग होती है और दूसरे का जो स्टार्ट होता है, उनके बीच में क्या होता है, उसके बीच में होता है दोस्तों न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है सिग्नल में आपका क्या होता है, कन्वर्ट होता है। तो इसलिए दोस्तों आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आपका केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद स्टोमेटा क्लोजेस वेन। तो फिर स्टोमेटा दोस्तों आपका कब बंद होगा, स्टोमेटा से क्या होता है, प्लांट के पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इट नीड्स कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। जब उसको CO2 चाहिए है तब क्या रहेगा, वो ओपन रहेगा, क्योंकि उसको CO2 चाहिए है।
तो ये क्लोज आपका नहीं रहेगा। तो 1 तो आपका दोस्तों गलत हो गया। इट डज़ नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोस्तों आपका सही है कि अगर उसको CO2 नहीं चाहिए तो वो अपने स्टोमेटा को बंद रखेगा, तो 2 तो सही है। वाटर फ्लोज आउट ऑफ गार्ड सेल, यही जो आपका स्टोमेटा होता है इसमें से दोस्तों आपका वाटर जाता है। अगर वाटर दोस्तों आपका इन हो रहा है, वाटर आपका अगर इन हो रहा है यानी कि आपका दोस्तों जो आपका वाटर है अगर गार्ड सेल के आपका अंदर जा रहा है तो फिर आपका स्टोमेटा खुले रहेगा। तो इसके बाद वाटर फ्लोज आउट ऑफ द गार्ड सेल, अगर गार्ड सेल से दोस्तों वाटर बाहर फ्लो होने लगा तो फिर प्लांट को आपकी कमी हो जाएगी वाटर की, इसीलिए उसको दोस्तों स्टोमेटा अपना बंद करना पड़ेगा। तो 2 और 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद एट वाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड टू गेट एन इमेज ऑफ सेम साइज। तो अगर दोस्तों आपको सेम साइज़ चाहिए तो कॉन्वेक्स लेंस कौन सा होता है, ये वाला। अगर मेरे को सेम साइज़ चाहिए तो मैं कहाँ पर रखता हूँ, मैं यहाँ पे रखता हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। और इसको हम ट्वाइस ऑफ फोकस भी बोलते हैं, क्योंकि ये दोस्तों आपका F1 होता है, ये आपका F2 होता है, और ये ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। तो ये आपकी फोकल लेंथ होती है F, और यहाँ पे वो C तक कितना हो जाता है F, और F 2F आपका हो जाता है। तो यहाँ पर ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ पे आप रखते हैं, तो इसका दोस्तों आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ पे रखेंगे ना, अगर मैं ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ पे रखूँगा तो मेरे को वो बिल्कुल सेम देखने को मिलेगा, सेम ही आपकी डिस्टेंस पे देखने को मिलेगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी सेम साइज़ का आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद द लेंस सिस्टम ऑफ ह्यूमन आई फॉर्म्स एन इमेज ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन विच इज़ कॉल्ड एज। तो इंसान की आई में दोस्तों कहाँ पर इमेज बनती है, ध्यान रखना है आपको, रेटिना में बनती है। एक आपकी लोकेशन होती है आई के अंदर रेटिना, जिसमें आपकी इमेज बनती है। इसके बाद सोलेनॉइड के अंदर आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड का क्या पैटर्न होता है। तो सोलेनॉइड कैसे होता है, सोलेनॉइड आपका ऐसे होता है। तो अगर मैं बात करूं तो ये आप नॉर्थ पोल मान सकते हैं, ये आप साउथ पोल मान सकते हैं। तो अंदर तो साउथ नॉर्थ से साउथ आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है, लेकिन बाहर साउथ से नॉर्थ आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो ऐसी आपकी कुछ मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलती है, आपको ऐसी आपको मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलती है। तो आपकी सी वाली करेक्ट हो जाएगी। ये किसकी मैग्नेटिक फील्ड है, एक वायर की मैग्नेटिक फील्ड है। ये जो आपको गोला वाली दिखाई गई है ये आपकी एक वायर की मैग्नेटिक फील्ड आपकी होती है। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है आइडेंटिफाई द फूड चेन इन विच ऑफ द ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेकंड ट्रॉपिक लेवल आर मिसिंग। तो सेकंड ट्रॉपिक लेवल यानी कि ग्रास है, तो ग्रास को गोट खाती है, हाँ ठीक है। तो ग्रास को दोस्तों आपका गोट खाती है, मतलब ग्रास अगर फर्स्ट लेवल पे है तो गोट सेकंड लेवल पे है। तो यहाँ पर तो आपका गोट है सेकंड लेवल वाला है, तो ये यहाँ पर मिसिंग नहीं है। जू प्लैंकटन को दोस्तों आपका फाइटो प्लैंकटन, यहाँ पर देखें तो जो आपका फाइटोप्लैंक्टन होता है, ये छोटे छोटे प्लांट होते हैं, इनको आपके खाते हैं जू प्लैंक्टन। तो यहाँ पर जू प्लैंक्टन है फाइटोप्लैंक्टन को खाने के लिए, तो आपका सेकंड लेवल है। इसके बाद टाइगर, ग्रास, स्नेक, फ्रॉग। तो यहाँ पर दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास ग्रास है। अब दोस्तों ग्रास को कौन खाता है, टाइगर तो नहीं खाता, स्नेक भी नहीं खाता, फ्रॉग भी नहीं खाता। ग्रास को खाने के लिए हमको दोस्तों ग्रास हॉपर चाहिए, जो यहाँ पर नहीं है। तो ग्रास हॉपर यहाँ से मिसिंग है, तो इसीलिए आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। डी वाले में आप देखें तो ग्रास हॉपर है, तो वो सेकंड लेवल वाला आपका है। तो ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। हमको बताना किस में मिसिंग है। इसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स मल्टीपल फिजन इज द मीन्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यीस्ट में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, बडिंग होती है। लेशमानिया में देखें तो लेशमानिया में दोस्तों आप देखें तो यहाँ पर आपका बाइनरी फिजन होता है। लेशमानिया में क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है। यहाँ पर मैं बात करूँ तो प्लाज्मोडियम में क्या होता है, प्लाज्मोडियम में दोस्तों आपका मल्टीपल फिजन होता है। प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन होता है, तो आपका प्लाज्मोडियम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन Zn रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। तो जब जिंक Zn दोस्तों आपका HNO3 के साथ रिएक्ट करता है ना, तो फिर दोस्तों आपका हाइड्रोजन नहीं बनता। सही बात है, क्योंकि दोस्तों ये आपका क्या बनाता है, ये आपका ये बनाता है ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O, ये बना लेता है। H2O क्यों बना लेता है, क्योंकि दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो आपकी H2 निकलती है उसको दोस्तों आपका HNO3 ऑक्सीडाइज कर देता है, क्योंकि ये दोस्तों आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये H2 को ऑक्सीडाइज कर देता है, यानी कि ऑक्सीजन दे देता है, तो वो H2O उसको बना देता है।
तो ये तो आपका सही है कि उसको उसने H2O दे दिया, इसीलिए वो दोस्तों H2O बना दिया, इसीलिए आपकी हाइड्रोजन गैस नहीं निकल पाती है, वो आपके H2O बन जाती है। नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजेज द हाइड्रोजन गैस, सही बात है, और प्रोड्यूस टू वाटर एंड इट सेल्फ गेट्स रिड्यूस, तो सही बात है। HNO3 दोस्तों हाइड्रोजन को तो ऑक्सीडाइज कर देता है H2O में, लेकिन खुद दोस्तों आपका क्या हो जाता है, रिड्यूस आपका हो जाता है, खुद आपका रिड्यूस हो जाता है, ऑक्सीजन उसको लूज करना पड़ता है। तो असर्शन रीजन आपके दोनों ट्रू हैं, लेकिन वो आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि हमने सोचा था वही आपका एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अकुमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इज मैक्सिमम इन द ऑर्गेनिजम्स एट हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल ऑफ फूड चेन, ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। जैसे कि एक ग्रास है, तो उसको ग्रास हॉपर ने खाया, और एक ग्रास हॉपर को दोस्तों आपने फ्रॉग ने खाया, तो फिर दोस्तों ग्रास हॉपर बहुत सारी ग्रास को खाएगा, फ्रॉग दोस्तों आपकी बहुत सारी ग्रास हॉपर को खाएगा, इसीलिए जो आपकी चीज़ें हैं ना वो फ्रॉग में सबसे ज़्यादा हो जाएंगी। अगर ग्रास में कुछ समस्या थी तो सबसे ज़्यादा समस्या कहाँ हो जाएगी, तो अगर फ्रॉग में अगर ग्रास में कुछ समस्या थी तो सबसे ज़्यादा समस्या दोस्तों आपको फ्रॉग में हो जाएगी, क्योंकि फ्रॉग बहुत सारी ग्रास हॉपर को खाएगा और ग्रास हॉपर बहुत सारी ग्रास को खाएगा। तो इसलिए ये तो दोस्तों आपका सही हो जाएगा, ये तो सही है कि हाईएस्ट जो लेवल है, सबसे ऊपर वाले लेवल पे कौन है, फ्रॉग, तीसरे लेवल पर। तो फ्रॉग में दोस्तों सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा जो आपके हार्मफुल केमिकल है वो अकुमुलेट हो जाएंगे, वहाँ पर बहुत सारे जम जाएंगे। हार्मफुल केमिकल्स आर स्प्रेड ऑन क्रॉप्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डिसीज एंड पेस्ट, ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। जो आपके हार्मफुल केमिकल होते हैं उनको हम दोस्तों क्रॉप में डालते हैं जिससे वो फसल हो वो आपकी बच जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, पेस्टिसाइड बोलते हैं। तो ये आपका सही है, तो असर्शन रीजन दोनों सही हैं, लेकिन वो दोस्तों आपके एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है कि सबसे ज़्यादा आपका अकुमुलेशन जो है हार्मफुल केमिकल को आपको देखने को मिल रहा है हाईएस्ट लेवल में। तो असर्शन रीजन दोनों ट्रू हैं, लेकिन वो आपका एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। इसके बाद रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स इज मच फास्टर देन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, तो ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। अगर एक्वाटिक में बात करूँ तो एक्वाटिक में दोस्तों आपको ऑक्सीजन बहुत कम मिलता है, ऑक्सीजन बहुत कम मिलता है, इसीलिए आपको ब्रीद ज़्यादा करना पड़ता है। तो ये आपका सही है, जो आपके एक्वाटिक होते हैं उनका रेट ऑफ ब्रीदिंग ज़्यादा होता है। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर इज़ वेरी हाई, ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है। वाटर में बहुत कम ऑक्सीजन होती है, वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा कम होती है, इसीलिए वो दोस्तों आपको ज़्यादा तेज़ आपको ब्रीथ करना पड़ता है। तो वन तो आपका असर्शन तो ट्रू है, लेकिन रीजन आपका फॉल्स है। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है, द रेनबो इज़ अ नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इन द स्काई, रेनबो एक नेचुरल स्पेक्ट्रम होता है सनलाइट का स्काई में, सही बात है। रेनबो तो दोस्तों एक नेचुरल स्पेक्ट्रम होता है। रेनबो इज फॉर्म्ड इन द स्काई व्हेन सन इज ओवर हेड एंड वाटर ड्रॉपलेट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, दोस्तों सन आपके बैक साइड पे होने चाहिए, सन आपके बैक साइड पे होगा तभी आपका रेनबो होगा, तो ओवर हेड नहीं होता है, तो बैक साइड पे होता है। असर्शन टू रीजन फॉल्स। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपको दिया हुआ है, आपको दोस्तों दिया हुआ है सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विथ वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अकम्पनीड बाय लिबरेशन ऑफ हीट, आपको बताना है कि ये क्या है। तो फिर यहाँ पर आप देखें तो अगर दोस्तों आपकी जो कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड दोस्तों आपकी वाटर के साथ रिएक्ट कर रही है, और यहाँ पर आपको वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस बना रही है, और यहाँ पर आपकी हीट निकल रही है। अगर हीट निकल रही है तो ये कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और जो CaOH होल ट्वाइस बना है ये क्या है दोस्तों, बेसिक है, ये आपका बेसिक है, यानी कि बेसिक में आप जानते हैं पीएच क्या होता है, पीएच आपका 7 से ज़्यादा होता है, जैसे इसका 8 आपका पीएच होता है, तो इसका पीएच जो है 7 से ज़्यादा होगा, तो ये मोर देन 7 आपका पीएच होगा, एक्सोथर्मिक है और पीएच आपका मोर देन 7 होगा। जूस ऑफ टैमारेंड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, अगर कोई चीज़ ब्लू से आपका रेड कर देती है यानी कि उसमें क्या होता है, एसिड होता है। इसमें कौन सा एसिड होता है, टामारिंड के जूस में कौन सा एसिड होता है, टार्टारिक एसिड होता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मिथेनोइक एसिड किस में होता है, जब चींटी काटती है, एंड के स्टिंग में होता है। ऑक्जालिक एसिड किस में होता है, ये दोस्तों आपके टमाटो में होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन दोस्तों किस में आपकी यूज़ होती है।
तो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, तो ये बहुत फेमस आपकी रिएक्शन होती है। Ag को अगर आप Br2 के साथ रिएक्ट कर लेंगे ना, तो ये आपका 2AgBr बन जाएगा। और इसको आज हम बात करते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। तो इसमें हम कॉम्बिनेशन का यूज़ कर रहे हैं, हमने दो चीज़ से एक चीज़ मिलाई है, तो ये कॉम्बिनेशन का यूज़ हम कर रहे हैं किसमें, फोटोग्राफी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, द ऑक्साइड विच कैन रिएक्ट विद HCl एज वेल एज KOH। तो HCl क्या है, एसिड है, KOH क्या है, बेस है। तो ऐसी ऑक्साइड दोस्तों जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करे उसको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और आपको ध्यान रखना है, जो आपकी Al2O3 होती है और जो आपकी जिंक की जो ऑक्साइड होती है ZnO, ये आपकी क्या होती है, एम्फोटेरिक आपकी होती है। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है, प्रोडक्ट किस किस में बनेगा, प्रोडक्ट किस किस में बनेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि CaSO4 और Al दोस्तों आपके Ca से ऊपर आता है, तो Al दोस्तों इसको रिप्लेस कर देगा और क्या बना लेगा, अपना सल्फेट बना लेगा Al2SO4 होल थ्राइस। तो ये नया प्रोडक्ट बना लेगा, तो ए वाला तो नया प्रोडक्ट बना लेगा, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। CuSO4 प्लस Ca, तो Ca आपका दोस्तों Cu से ऊपर आता है, तो यहाँ पर ये भी दोस्तों आपका CaSO4 आपका बना लेगा, तो नया प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ए और बी आपके सही हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो आपका कॉपर दोस्तों बहुत नीचे आता है, कॉपर आपके आयरन से बहुत नीचे आता है, इसीलिए ये आपको कॉपर जो है इससे आपका आयरन नहीं हटा पाएगा, आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, इसलिए यहाँ पर कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। वैसे ही यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपको दिया हुआ है इन करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पर H2S प्लस SO2 2H2O प्लस S। तो S ने दोस्तों अपना ऑक्सीजन गवा दिया, अपना ऑक्सीजन गवा दिया यानी कि खुद क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। अगर ऑक्सीजन हट गया तो वो आपका रिड्यूस हो गया, और खुद रिड्यूस हुआ तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर दिया, अपना ऑक्सीजन गवा के वो ऑक्सीजन किसी और को दे दिया, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह आपका काम करा। तो SO2 ने दोस्तों आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करा। और यहाँ पर आप देखें तो H2S ने दोस्तों अपना हाइड्रोजन गवा दिया, अपना हाइड्रोजन गवा दिया यानी कि खुद क्या हो गया, हाइड्रोजन का रिमूवल होता है ऑक्सीडेशन, तो उसने दोस्तों आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम किया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि होमोलॉगस सीरीज के बारे में क्या मैं आपको सही स्टेटमेंट बताना है। ऑल सक्सीडिंग मेंबर डिफर बाय CH2 यूनिट, ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। CH2 यूनिट का फ़र्क पड़ता है, जैसे मेरे पास एक एल्केन है CH4 और एक ये है आपका C2H6, तो इसमें कितने का फ़र्क है, CH2 का फ़र्क है, तो ये तो आपका सही है। इसके बाद मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास, ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर आपके दो कार्बन है, तो इसमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, क्योंकि आपके ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे तो आपको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए बॉयल करने के लिए। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ए और बी सही हो जाएंगे। द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर मास आपको बताना है, टू सक्सेसिव मेंबर का 16U होता है। यहाँ पर CH2 से आपका आपने देखा डिफर करते हैं, यानी कि कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 2 हाइड्रोजन है तो 2, तो ये 14 से आपका डिफरेंस होता है। C2H2 एंड C3H4 आर नॉट सक्सेसिव मेंबर, ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि अल्काइन में क्या होता है CN2N-1। तो अगर मैं दोस्तों 2 रखूँ एन को, तो C2H2 इंटू 2-1, तो यहाँ पर CN2N-2 आपका होता है, तो ये C2H2 आपका हो जाएगा। इसमें अगर मैं CH2 जोड़ दूँ, क्योंकि अगला मेंबर आपका CH2 जोड़ने से ही आता है, तो ये CH3 ये C3H4 हो जाएगा। तो ये सक्सेसिव मेंबर हैं, ये आपके नॉट नहीं है, तो ए और बी आपके सही हो जाएंगे। इसके बाद कौन दोस्तों पेयर में नहीं होता, तो ओवरी दोस्तों आपका पेयर में होता है, एड्रीनल भी पेयर भी होता है, टेस्टिस भी पेयर में होता है, लेकिन पिट्यूटरी आपका एक ही आपका ग्लैंड होता है। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है कि 1% ब्रीद इन द पोजीशन ऑफ रिब्स और डायाफ्राम आपको बताना है। तो दोस्तों जब दोस्तों आप ब्रीद इन करते हैं तो लिफ्ट होती है रिब, लिफ्ट आपकी रिब होती हैं, तो लिफ्ट दोस्तों आपकी रिब हो जाती हैं। और यहाँ पर दोस्तों आप देखें तो डायाफ्राम आपका क्या होता है, डायाफ्राम दोस्तों आपका कर्व हो जाता है या फिर डोम शेप आपका हो जाता है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बड निकल रहा है, यहाँ पर एक बड निकल रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रही है, बडिंग हो रही है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अक्रॉस मेड बिटवीन 2 पी प्लांट्स प्रोड्यूस 50% टॉल एंड 50% शॉर्ट, आपको बताना है पेरेंटल पी प्लांट का क्या आपका जीन कॉम्बिनेशन होगा। तो 50% टॉल और 50% शॉर्ट आ रहा है,
यानी कि अगर मैं ये ले लूँ टी टी और टी टी, तो मैं ऐसे लिखूँगा टी टी, तो फिर यहाँ पर ये बन जाएगा टी टी, ये बन जाएगा टी टी, ये बन जाएगा टी टी और ये बन जाएगा टी टी। इसमें दोस्तों एक जो आपका बिग टी आ गया, बड़ा वाला टी आ गया, यानी कि ये क्या बना देगा, टॉल बना देगा, क्योंकि जो आपका बड़ा टी है उसी की मानेगा प्लांट और उसका आपका टॉल बना देगा। इसमें दो छोटे टी हैं तो उनकी बात मानेंगे, शॉर्ट बना देंगे। तो आपके दो टॉल हैं, दो शॉर्ट है, तो 50-50 आपको कैसे देखने को मिलेगा, टी स्मॉल टी में और स्मॉल टी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके पास, आपको दिया हुआ है, आपको दोस्तों दिया हुआ है ह्यूमन आई के बारे में सही बातें बतानी है। द डायमीटर ऑफ आई बॉल इज अबाउट 2.3 सेंटीमीटर। ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है। 2.4 सेंटीमीटर का आपका होता है डायमीटर, तो ये तो आपका गलत हो गया। इसके बाद आइरिस इज अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल साइज ऑफ पीपल। सही बात है, आइरिस एक आपका डार्क मस्कुलर आपका डायफ्राम होता है जो कि प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। तो बी तो दोस्तों आपका सही है, तो बी तो आपका सही है। इसके बाद है मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लाइट आई एंटरिंग द आई अकर्स एट क्रिस्टलाइन लेंस। सही बात है, ज़्यादातर रिफ्रैक्शन आपको दोस्तों क्रिस्टलाइन लेंस में होता है। वाइल फोकसिंग ऑन द ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेज, द डिस्टेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन लेंस और रेटिना को सिलियरी मसल आपके एडजस्ट करते हैं। सही बात है, सिलियरी मसल आपके एडजस्ट करते हैं जो आपकी रेटिना और जो आपका लेंस का डिस्टेंस होता है। तो बी सी डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफ नेटवर्क ऑफ 5 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस ऑफ 1/5 ओम। तो मैक्सिमम यानी कि सीधा सीधा जुड़ जाए, मैक्सिमम कैसे होता है सीरीज़ में। तो अगर मैं दोस्तों 5 आपके सीरीज़ में जोड़ दूँ, 5 आपके मैं सीरीज़ में जोड़ दूँ, तो ये कितने हो जाएंगे, 5 टाइम्स 1/5 हो जाएगा, यानी कि ये दोस्तों आपके 1 ओम का मैक्सिमम रेजिस्टेंस आपका आ जाएगा। इसके बाद IV ग्राफ आपको दिया है, तो IV ग्राफ में आपको बताना है कि कौन सा रेजिस्टेंस आपका बड़ा है। आप जानते हैं V होता है IR, V होता है क्या, IR। तो फिर यहाँ से दोस्तों आप देखें तो V/I आपका क्या होता है, R। तो दोस्तों R जिसका बड़ा होगा उसका मतलब है कि V/I V उसका बड़ा होगा, तो V/I जिसका बड़ा होगा ना उसका दोस्तों I/V छोटा होगा। तो हमको देखना है कि R जो है आपका छोटा हो जाएगा, क्योंकि V/I बढ़ेगा तो I/V आपका घटेगा। तो दोस्तों जिसका I/V आपका बड़ा होगा उसका रेजिस्टेंस छोटा होगा। तो यहाँ पर हम देखें तो I/V सबसे बड़ा किसका है, R1 का, तो R1 का रेजिस्टेंस सबसे छोटा हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ करंट कंडीशन डज नॉट डिपेंड ऑन। तो मैग्नेटिक फील्ड को किस से फ़र्क पड़ता है, नंबर ऑफ टर्न से फ़र्क पड़ता है। डायरेक्शन ऑफ करंट से दोस्तों आपका फ़र्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन ऑफ करंट से फ़र्क नहीं पड़ता, वैल्यू से फ़र्क आपका पड़ता है। तो इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। डज नॉट डिपेंड आपसे पूछा है। रेडियस ऑफ सोलिनॉइड से भी दोस्तों आपको फ़र्क पड़ता है, मटेरियल ऑफ कोर्स से भी आपका फ़र्क पड़ता है। इसके बाद अगला दोस्तों आपका दिया हुआ है डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट रिएक्टिविटी विद वाटर एंड एसिड्स। सही बात है, अलग अलग मेटल की अलग अलग रिएक्टिविटी होती है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर डिपेंड्स ऑन इट्स पोजीशन ऑन रिएक्टिविटी सीरीज। सही बात है, जो आपके ओर जो आप बनाते हैं वो रिएक्टिविटी के ऊपर आपका डिपेंड करता है कि उसकी क्या पोजीशन है। तो असर्शन रीजन ट्रू है और ये एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इसका कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका दिया हुआ है ह्यूमन फीमेल हैज़ परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। सही बात है, XX अगर परफेक्ट पेयर होता है। सेक्स क्रोमोसोम कंट्रीब्यूटेड बाय ह्यूमन मेल इन द जाइगोट डिसाइड सेक्स ऑफ चाइल्ड। सही बात है, जो आपका मेल क्रोमोसोम होता है X है या फिर Y है, उससे आपका डिसाइड होता है। तो असर्शन और रीज़न आपके दोनों आपके ट्रू हैं, और दोस्तों आपका ये लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि आपका क्यों परफेक्ट पेयर होता है। इसके बाद मायोपिक आई कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। ये दोस्तों आपका दोस्तों ध्यान रखना है। सही बात है, मायोपिक आई आपके नियर साइटेडनेस होती है, तो वो सामने की चीज़ तो देख लेते हैं लेकिन दूर की चीज़ नहीं देख पाते। फॉर द करेक्शन ऑफ मायोपिया कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस का हम दोस्तों यूज़ करते हैं। ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है। हम कौन से का यूज़ करते हैं, हाँ हम यूज़ करते हैं दोस्तों कॉनकेव लेंस का। और ये कौन सा लेंस होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है। ये कन्वर्जिंग लेंस नहीं होता, डाइवर्जिंग लेंस होता है। तो असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। इसके बाद द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल प्लेस नियर अ करंट कैरिंग वायर डिक्रीजेस व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इंक्रीज। ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होती है वो बढ़ जाती है जब दोस्तों आप करंट को बढ़ा देते हैं। ये
आपका जो डिफ्लेक्शन है बढ़ जाता है, घटता नहीं है। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू करंट कंडक्टर इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द करंट। सही बात है, करंट बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है। असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। तो ये थे क्वेश्चन जिसको आपको हमेशा करके जाना चाहिए। ये जो टॉप 40 क्वेश्चन थे, ये दोस्तों आपको करके जाना है। इसमें से लगभग आपको 4 क्वेश्चन तो दिखेंगे ही आपके फाइनल पेपर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।